1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन की जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट में बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज ही लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। लेकिन ढूंढना तो दूर की बात, पर अमेरिका के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की जर्रे भर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। नाज़रीन, इस इंटरेस्टिंग वाक़े की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी भी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपने पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एम्बुलम थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शाफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मिस, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शाफनर डैन कूपर के बराबर में आकर बैठ गई तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजेक हो चुका था और डैन कूपर के टोटल 3 डिमांड्स थी। उनको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपने डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शाफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई भी गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाक़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शाफनर डैन कूपर के डिमांड्स लेकर कोपट में गई और कैप्टन को सारा मुआवजा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलू था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रिंजम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। जाहिर है कि अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में ही सिएटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटों तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और बकाया 35 पैसेंजर जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर भी नोट कर लिए गए थे और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट के जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पे जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के पेयर फराहम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलू के जरिए पायलट्स को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजे। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मैक्सिको लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम सारे डिमांड्स को तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रेनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रेनो पर राजी हो गया और दूसरी तरफ लोकल फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतने स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रेनो की तरफ रवां दवा था। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मकलू को कोपट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी।
जब टीना कार्पेट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपने कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा ली। उसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रेनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक कर दिया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना सिर्फ इतना बल्कि इस वाक़े के बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरी अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन इस स्टीयर केस खुला रह जाने की वजह से ये बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रेनो के बीच में कहीं छलांग लगा ली। FBI ने जहाज पे सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट बर्ड्स और 2 में से एक पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हालांकि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के होलिये के हिसाब से उसका एक स्केच बनवाया गया। उससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और रेनो के बीच में तलाश किया जाता, लेकिन FBI को यह भी जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पे था, यानी जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज का स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से ही मालूम था। उसके साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टीयर केस 8:10 पर खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डैन कूपर के ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन ना कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफकेस मिला या पैसे। हालांकि इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर्स भी अखबारों में शाया किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूपर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। सदर्न वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे पर एक बीच है जिसको टेना बार भी कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियां थी जो टोटल $5,800 बनती थी। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से उनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर दिए गए। डैन कूपर की हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के उस वाक़े ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में वाक़े लोएस्ट रिवर में ये पैसे डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, लेकिन ये पैसे लोएस्ट रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए ये मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझता जा रहा था। न सिर्फ इतना बल्कि टीना बार बीच जहां से ये पैसे दरामद हुए थे, यहाँ 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नए इंफॉर्मेशन से तो ये जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर इस केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खातिर खास सुराग ना मिल सका। कई थ्योरीज ये भी कहते हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पे FBI के पास डैन कूपर की इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लब लेफ्ट साइड पे लगी थी, जिससे ये जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रख दिया।
آج بھی FBI کی ویب سائٹ پر اس کیس کے تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس کیس کی فائل آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔